सबसे पहले ये जो सत्र है 2024 और 25 का है, और ये इसमें आप लोगों को मिलेगा समय बेटा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जिसमें निर्देश दिया जाता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आप लोगों को प्रश्न इसलिए पढ़ने के लिए कहा जाता है कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है नहीं आया है उसको आप पहले आप दिमाग में बैठा लें कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको दिमाग में पहले ही करना है, अच्छी तरह से जो क्वेश्चन है उसको करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है, उसका सामान्य निर्देश में दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको सभी प्रश्न करना है, छोड़ना नहीं है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, ये जो हमारा प्रश्न पत्र है बेटा वो 2 खंड में है, एक खंड अ है, दूसरा खंड ब है। और खंड अ में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, जिनके उत्तर OMR शीट पर देने हैं आपको, और OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेज वाइटर आदि का प्रयोग ना करें। आप लोग बहुत लोग होते हैं कि 3-4 बॉल होती हैं, गोले होती हैं, आप लोग किसी एक का मान लीजिए इसमें का बी ऑप्शन सही है तो आपने ए भर दिया, फिर दिमाग में आया कि ए को नहीं भरना है बी को भरना था तो बी को भी भर दिए, तो उसमें आपको नंबर कट जाएंगे, आपको कटना ही करना है, इरेजर का उसका प्रयोग नहीं करना है आप लोगों को। इसमें लिखा गया दूसरा खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में कुल 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। इसमें स्टार्टिंग में पहले ही बता दिया कि 2 खंड है, इस प्रश्न में 2 खंड ही है, अब इसको आपको करना है। और कुल कितने प्रश्न है भाई खंड में? 5 प्रश्न है। तो इस खंड ब में 5 प्रश्न है, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, प्रथम प्रश्न के से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए कि आप सोचने समय में नष्ट गवा रहे हैं। तो खंड अ से हम बहुविकल्पी प्रश्न चालू करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें लिखा गया किन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है, एक संख्या 12 है तो उसकी दूसरी संख्या होगी। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताए थे, इसको किस तरह से करना है बोर्ड परीक्षाओं में। तो सबसे पहले खंड अ लिखना है, खंड अ इस प्रकार से आप लिख लेंगे। उसके बाद खंड अ का हम क्या कर रहे हैं, पहला प्रश्न कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, इसका सूत्र होता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है बेटा, इसमें लिखते हैं दिया है आप लोगों के प्रश्न में क्या दिया है, दिया है एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है और पहली संख्या 12 है, मतलब एक संख्या जो है 12 है। तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम आपका दिया है 60, एचसीएफ आपका दिया है 3 और एक संख्या दिया है 12। तो दूसरी संख्या किस तरह से निकालना है इसको करते हैं। तो क्या करेंगे, 60 गुणा, इस फॉर्मूले पर रखते हैं, 60 गुणा एलसीएम की वैल्यू कितनी है इसमें 60 है, एचसीएफ की वैल्यू है 3 बराबर ए की वैल्यू, हमारा पहली संख्या की वैल्यू कितना है 12 और दूसरी संख्या की वैल्यू आपको मान लेना है x। तो अब क्या करना है, इधर ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 गुणे 3 डिवाइड बाई 12 और ये हो जाएगा आपका इधर x। तो 12 25 60 हो जाएगा। अब बचेगा हमारे पास 5 गुणा 3, तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणा 3, 5 3 हो जाएगा आपका 15। तो बेटा इसमें का ऑप्शन ये बी करेक्ट होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो इसका आंसर होगा इस प्रकार से देंगे इसका आंसर। दूसरा प्रश्न का जवाब क्या होगा, लिखेंगे सबसे पहले कि जानो पहले परिमेय संख्या गुणित अपरिमेय। अगर परिमेय को अपरिमेय में गुणा करेंगे तो सदैव अपरिमेय आएगा, सदैव अपरिमेय आता है, ये याद रखना आपको। या फिर हम आपको बता देते हैं कि परिमेय में परिमेय से गुणा करोगे, परिमेय में
परिमेय से गुणा करो परिमेय में, तो परिमेय ही आता है। तो परिमेय और परिमेय से गुणा करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन मिलेगा आपको सदैव परिमेय संख्या मिलेगा और परिमेय ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का है तीसरा कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 बराबर 0 और 4x + 8y - 20 बराबर 0 के हल होंगे। इसमें पूछा गया कौन सा हल होगा, कि केवल एक अद्वितीय हल है, कि अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं, या फिर इन दोनों में से दो हल है। तो देखते हैं इसको आंसर देने के बाद हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका क्या है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है क्या बच्चा, इसमें दिया है x + 2y - 5 बराबर 0, सेमीकोलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4x + 8y - 20 = 0। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक के व्यापक समीकरण, रैखिक के व्यापक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक के व्यापक समीकरण बेटा a1x + b1y + c1, ये 1 है तो बेटा 1 1 में चलेगा, और ये 2 है दूसरा समीकरण है तो इसमें दूसरा वाला a2 चलेगा, a2x + b2y + c2 = 0 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू a1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट मतलब इसका गुणांक हमेशा 1 होता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका गुणांक हमेशा 1 होता है, बराबर 1। b1 का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा, कामा लगा देना, b1 का गुणांक हो जाएगा बेटा 2, c1 का गुणांक हो जाएगा -5, इधर हो जाएगा a2 का गुणांक कितना हो जाएगा 4 बेटा, और b2 का गुणांक कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और c2 का गुणांक कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो हम क्या पढ़े हैं, इन दोनों का a1/a2 b1/b2 c1/c2 करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पे मान रखते हैं इस तरह से। तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 4, बराबर चिन्ह है, बराबर b1 की वैल्यू कितना है 2, और b2 की वैल्यू कितना है 8 है, c1 की वैल्यू कितना है -5, और c2 की वैल्यू -20 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इकाई 5, 5 चौका 20, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ये कट जाएगा, सब बराबर आ जाएगा, 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4। तो यह नियम जो है बेटा, ये जो सभी बराबर आता है तो इसको हम क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इस प्रश्न का यह आंसर होगा। और ये अपरिमित रूप जो होता है बेटा, उसके लिए हम क्या कहते हैं, अपरिमित रूप को संपाती, रेखाएं संपाती होती हैं तब, रेखाएं कब होती हैं, जब संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती, तब होता है आपका अपरिमित रूप से अनेक हल। ये आपका आंसर होगा। इसमें देखिए आंसर नंबर बी इज करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें लिखा गया बेटा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो जो शेषफल होता है बेटा, उसको उस संख्या से हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो हम इसको हल करके बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन होता है। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन दिया है 70 और इसका शेषफल जो है बेटा, इसको a मानते हैं, a बराबर हमें दिया 70, 70 का जो शेषफल है वो 5 दिया गया, 5 घटा देंगे, उस शेषफल से घटा देते हैं। और ये b की वैल्यू हमारा दिया गया है 125, इसका शेषफल जो दिया बेटा वो 8 दिया है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 70 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 65, और इसको घटाएंगे तो 117 बचेगा। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, कह रहा वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF पूछा गया है, तो HCF निकालना है। तो HCF किसका निकालना है भाई, 65 का और 117 का। तो कैसे करेंगे इसको, हम फॉर्मूला जानते हैं कि a जो भी बड़ा होगा, अगर a बड़ा है तो a की तरफ, b बड़ा है तो b की तरफ, तो a इज ग्रेटर देन केवल b हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से लिखेंगे फॉर्मूला के हिसाब से कि
यहाँ 65 और ये छोटा है 65 की तरफ मुंह बंद हो गया और जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खुल गया 117। तो ये 117 बड़ा है तो जो बड़ा है उसको लिखेंगे यहाँ पे पहले 117 और हम क्या करेंगे 65 से ही डिवाइड कर लेते हैं। हम दो प्रकार से मेथड बताते हैं, मेथड 1 और मेथड 2 बताएंगे अभी आपको। आप इस तरह से कर सकते हैं 65 कम 65 तो कितना हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 11 में से 6 गया 5। अब फिर इसको अंदर कर लेते हैं क्योंकि ये 65 से छोटा हो गया तो 65 को अंदर करेंगे 65 इकाई 65 मतलब 52 एकम 52 कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 13। अब ये 52 अंदर फिर चला जाएगा तो हम पढ़े हैं 13 चौका 52, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा HCF यहाँ से निकल के आ जाएगा 13। आप 13 कर सकते हैं या फिर मेथड 2 के हिसाब से दूसरा मेथड आपका क्या कहता है 65 और 117 का आप HCF ऐसे निकालो, एक 13 पचे 65 मतलब 5 गुणा 13 लिख सकते हैं और 13 नवा 9 को भी तोड़ सकते हैं तो 1 गुणा 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 3 3 9 हो जाएगा और 9 और 13 नवा तो 13 यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें कौन सा मिल रहा है ऊपर नीचे उसको लिख लेते हैं, गोला बना लेते हैं 1 लिख लेते हैं और यहाँ पे 13 मिल रहा है ऊपर नीचे तो 13 लिख लेते हैं गुणा करके। तो ये जो हमारा मिलेगा वो आंसर हो जाएगा 13 कम 13। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा 13 और इसमें का ऑप्शन ए इससे करेक्ट है। देखिए बच्चों 5वां प्रश्न क्या लिखा है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल मतलब 5 गुणज निकालना है। मतलब 3 का अगर टेबल भी आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम 5वां क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखते हैं, पहले 5वां का आंसर दिया है 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणज तो निकालना है 3 3 दूना के 6 3 तिया 9 3 चौक के 12 3 पचे 15 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा बेटा, 4 नहीं है ये 12, 3 चौक के 12। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, अब यहाँ पे 5 लिखा है तो मतलब हमें n की वैल्यू दिया गया है 5, इसमें a की वैल्यू मिल जाएगा a1 की वैल्यू मान लीजिए a1 की वैल्यू मिल जाएगा 3, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, योग पूछा गया है मतलब एसन पूछा गया है तो d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये a1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा, a3 a4 a5 हो जाएगा, इस तरह से निकाल लेंगे। तो a3 a2 की वैल्यू कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, d की वैल्यू ऐसे ही निकलते हैं, दूसरे में से पहले घटाएं या फिर इससे में से इससे घटा सकते हैं, 15 में से 12 घटा सकते हैं, 12 में से 9 9 में से 6 किसी तरह से निकाल सकते हैं आप d की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे 6 में से 3 को घटा देंगे तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका 3, तो d की वैल्यू हमें 3 मिल गया। अच्छा इसमें लास्ट टर्म हमारा a1 a2 ये हो जाएगा a3 ये हो जाएगा a4 ये हो जाएगा a5, तो a5 की वैल्यू हमें मालूम हो गया कितना हो गया 15 है भाई a5। पूछा गया है एसएन मतलब n पदों का योग, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, तो कह रहा है n की वैल्यू 5 पद तक निकलना, तो जहां n है वहां पे हमें 5 रखना है, तो s5 बराबर n की जगह 5/2 और a की जगह क्या है वैल्यू, a की जगह 3 है और प्लस an की जगह कितना है n की जगह क्या रखेंगे 5, तो पहले मान रखते हैं बेटा ये 5/2 ये 3 हो जाएगा, a5 की वैल्यू यहाँ से देखो कितना है 15, इसको लिख लेते हैं तो ये 5/2 और इन दोनों जो 15 3 18 हो जाएगा, 18 2 से काट देंगे 2 9 18, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 9 और s5 की वैल्यू आ जाएगा आपका 5 9 45, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बेटा। इसमें देखते हैं आंसर कौन सा है, इसमें देखो पहला बेटा आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लिखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपको किस प्रकार से इसको निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है विभक्तिकर का, उसी में आपका 3 प्रकार से दिया जाएगा, उसको हम करते हैं करके आपको दिखाते हैं किस तरह से करते हैं क्वेश्चन। ये है इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखते हैं हल, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 6 बेटा। तो लिखते हैं पहले, हम जानते हैं कि विभक्तिकर बराबर विभक्तिकर d बराबर होता है b² माइनस 4ac। यदि इसमें एक कारण होता है बेटा, कारण इसका पढ़ लीजिए, अगर d की वैल्यू 0 से छोटा है तो उसका कोई मोल नहीं होता है,
कोई मूल नहीं या मूल वास्तविक ही नहीं होती है। यदि d बराबर 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर दोनों होता है। इसका मूल वास्तविक और बराबर होता है, बराबर होता है। यदि d 0 मतलब d छोटा है 0 से, तो जो सॉरी यहाँ पे हमने d की वैल्यू हमने क्या किया 0 से बड़ा कर दिया। यहाँ पे ये चीज कथन गलत हो गया, इसको लिखते हैं। इसमें मूल होता है, मूल होंगे किंतु भिन्न भिन्न। इसमें क्या होता है 0 से अगर छोटा होता है तो ये क्या होता है मूल नहीं होता है। ये तो आपको चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन दिया गया आपका दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या लिखेंगे, द्विघात का व्यापक समीकरण निकालेंगे भाई। द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है व्यापक समीकरण? ये होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ से हम तुलना कराएंगे 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। a की वैल्यू मिल जाएगा 2, b की वैल्यू मिल जाएगा माइनस का 4 और c की वैल्यू मिल जाएगा 3। तो रखते हैं इस वाले फार्मूला पे, क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू हमें मिल जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस 4a की वैल्यू 2, c की वैल्यू ये हो जाएगा 3 बराबर कर लेते हैं 0। तो इसका वर्क करेंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब भी रहेगा उसकी पावर सम संख्या है तो वो माइनस का क्या हो जाता है प्लस। और 4 दूना के 8 तरीके कितना हो जाएगा 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 16 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। चूंकि 0 से ये क्या है छोटा है, जब 0 से छोटा होता है तो उसका कोई मूल नहीं होता या मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं। तो बेटा इसमें समीकरण नंबर दिया गया है कि दिए गए समीकरण के विविक्तकर शून्य से कम है, ये सत्य है। समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी सत्य है। तो मतलब पहला और दूसरा इसमें ऑप्शन सही है ए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा गया है AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष हैं। एक शीर्ष दिया गया 0,3, दूसरा शीर्ष दिया गया 0,0 और तीसरा शीर्ष दिया गया है 5,0। इसका विकर्ण है भाई, इसमें विकर्ण पूछा गया है तो किस तरह से इसको आप करेंगे क्वेश्चन पेपर में। तो 7वां प्रश्न का हम क्या देते हैं जवाब, यहाँ पे लिखते हैं दिया है। सबसे पहले लिखेंगे बेटा दिया है शीर्ष ए की वैल्यू कितना दिया बेटा 0,3 और बी की वैल्यू इसमें दिया गया है 5,0 और सी जो ओ की वैल्यू है बेटा वो दिया गया है 0,0। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको डायग्राम किस तरह से बनाएंगे इसका, इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे मूल बिंदु होता है, यहाँ पे ओ पॉइंट होता है। ओ पॉइंट का निर्देशांक दिया 0,0 और कह रहा है वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे 3। तो यहाँ पे हम मिलेगा 0,3, मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 0,3 हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे मान लेते हैं 0, यहाँ 5,0 है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं मिला देते हैं। तो मतलब ये आपको बताया गया है, पूछा गया है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। आपको बीच की दूरी हमें निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लिखते हैं ये पॉइंट ओ है बेटा, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी। तो मतलब ए बी के बीच की दूरी, तो हम जानते हैं ए बी के बीच की दूरी होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी डी बराबर होता है। इसको डी बराबर के रूप में भी लिख सकते हैं आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 ऐसे। तो x1 y1, x2 की वैल्यू कितना है 5 है, यहाँ पे लिखते हैं रूट में 5 माइनस, अब x1 की वैल्यू 0 बेटा 0 लिखते हैं होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू यहाँ से देखो 0 है तो लिखते हैं 0 माइनस y3 की वैल्यू कितना है, सॉरी y1 की वैल्यू है 3, इसका होल स्क्वायर रूट अंडर ब्रैकेट
-5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 5 स्क्वायर, प्लस 0 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 का स्क्वायर बचेगा। तो इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 5 बचे 25 और 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा 25 9 कितना हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा आपका आंसर बेटा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 8वां प्रश्न देखिए बेटा, इसमें लिखा गया यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 एक मूल 1/2 है तो k का मान है। यदि आपको इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें एक मूल दिया जाए तो वही मूल को आप x मान लेंगे। अगर इसका जो समीकरण बना है x का बना है तो x बराबर इसको मान लेते हैं 1/2। अगर y का बना होता तो y बराबर 1/2 मानते। तो x का बना तो हम क्या करेंगे, x का मान 1/2 कर लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं किस तरह से करते हैं बेटा, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखेंगे दिया है पहले सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। अब यहाँ पे मूल दिया गया बेटा, एक मूल हमें दिया गया है x बराबर 1/2। तो हम जानते हैं जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे 1/2 रखना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखना है तो क्या लिखेंगे, x की जगह 1/2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है के लिखो, x की जगह 1/2 माइनस 5/4 बराबर जाएगा 0। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक के एक कम के हो जाएगा, बटा के 2 हो जाएगा, माइनस 5/4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो अचर पद एक तरफ, चर पद को एक तरफ करना है। तो ये जहाँ पे ABCD वाला कोई वैल्यू दिखाई दे तो मतलब वो समझ लीजिएगा कि वो चर है, और जो गिनती वाली संख्या सभी में दिखाई दे समझ लीजिए कि अचर है। तो ये इसमें ABCD वाली संख्या दिखाई दी तो उसमें लिखते हैं k/2 ये चर है, एक तरफ कर लेते हैं, ये अचर है, प्लस है इधर जाएगा, अरे सॉरी माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा 5/4, ये प्लस है इधर जाएगा क्या हो जाएगा -1/4। अब हम जानते हैं कि जिसका हर बराबर होता है तो हर एक बार लिखा जाता है, ऊपर का जो का तो लिख देते हैं 5 - 1 तो k/2 हो जाता है। k/2 बराबर हो जाएगा 4 में से 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4/4 कट जाएगा एक बार में, तो उसको लिख लेते हैं 1। तो ये हो जाएगा, ये भाग में है इधर जाएगा क्या हो जाएगा गुणा में, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा k की वैल्यू बेटा। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितना आया है, इसमें k की वैल्यू 2 ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। अब हम जानते हैं कि दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इन दोनों में से उपयुक्त सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, इसमें तो क्वेश्चन आपको करना नहीं है, इसमें थेल्स प्रमेय आपको पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा कि अगर उनकी संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। फिलहाल हम आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से आपको करेंगे पेपर में। तो पेज पलट लेने दीजिए हमें। तो मान लीजिए कि माना इस तरह से आप मानेंगे, छोटा सा एक त्रिभुज मान लेते हैं इस तरह से ABC, और यहाँ पे छोटा सा त्रिभुज इसको मान लेते हैं PQR। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका कोण 60 है तो इसका भी कोण 60 होगा, ये कोण 60 है तो ये कोण 60 होगा। सभी कोण अगर 60-60 है, मान लीजिए समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं तो इन दोनों का हम क्या करते हैं समरूप दिखा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं एंगल A बराबर क्या है एंगल P, एंगल B बराबर है एंगल Q, एंगल C बराबर है एंगल R के। तो अगर कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो, जैसे AB बटा के क्या हो जाएगा PQ, BC बटा क्या हो जाएगा QR, और CA बटा क्या हो जाएगा RP। तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। इस तरह से आप किस कर सकते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर हम 10वां देखते हैं। इसमें लिखा है यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में C जो है एंगल वो 90 डिग्री है, इसमें AC की वैल्यू 3 दिया सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया है, तो C से हो जाने वाली माध्यिका की माप है बेटा। इसमें कौन सा माप है क्वेश्चन पूछा गया है। तो 10वां प्रश्न हम करके आपको दिखाते हैं किस तरह से क्वेश्चन किया जाता है। इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले लिखते हैं दिया है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण C क्या है 90 डिग्री है और AC की वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है।
सेंटीमीटर है बेटा। और इसमें दिया गया है BC की वैल्यू कितना दिया गया है, वो दिया है 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज इसमें C जो होगा बेटा वो 90 डिग्री, यहाँ पे C लिख देना है। आप यहाँ पे जब C लिख रहे हैं तो कहीं भी A B कहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं A, ये B पॉइंट मान लेते हैं। तो AC की वैल्यू, अब AC खोजो। यहाँ पे AC की वैल्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ये AC मिला। और BC कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो अब AB की वैल्यू दूरी चाहिए हमें, AB की वैल्यू कितना होगा, तो हमें AB की वैल्यू निकालना है। ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया गया होता है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास नहीं दिया है, कर्ण हमारे पास AB है, AB का स्क्वायर कर लेते हैं। और इसकी लंब की वैल्यू दिया गया है 4, इसका स्क्वायर कर लेंगे। और इसकी BC की वैल्यू मतलब AC की वैल्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर, आधार है की वजह से चौका 16 प्लस 3 3 9 हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, AB स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर को हटा कर रूट के अंदर डाल देते हैं। 16 प्लस कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 मिलके 25 हो जाएगा। तो ये 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 हो जाता है। तो AB की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। और इसमें कह रहा है कि इस एंगल की सामने वाली जो भुजा है उसकी माप का आधा निकालना है, मध्य माप, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं बेटा, इन जिसका भुजा होगा AB/2 कर लेते हैं। तो माध्यिका ऐसे, माध्यिका निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी AB की वैल्यू कितना है 5/2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। ये हो जाएगा आपका आंसर बेटा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे इसमें पहला ऑप्शन इससे करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर। यहाँ पे क्वेश्चन देखो बेटा गड़बड़ है, यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ पे 0 होना चाहिए, ये 0 होगा तभी आपका प्रश्न का आंसर आएगा। यदि ब्रैकेट में दिया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो इस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर की जगह साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान होगा। इसमें इस तरह से पूछ लिया गया है, तो आपको किस तरह से जवाब देना है इसको हम आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, हम 11वां क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। 11 यहाँ पे लिखते हैं दिया है, सबसे पहले दिया है। क्या दिया बेटा, क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये माइनस इधर प्रशांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं कॉस थीटा से भाग देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में कॉस थीटा से भाग देने पर, तो कॉस थीटा से भाग देंगे तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इधर भी हो जाएगा कॉस थीटा बटा के कॉस थीटा। कॉस थीटा से एक बार में कट जाएगा बेटा, यहाँ पे एक आ जाएगा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा, इसका मान हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है, इसके बटा कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब tan थीटा बराबर हम पढ़े हैं लाल बटे कक्का से LAL बटा KKA, तो ये होता है साइन थीटा, ये होता है बेटा कॉस थीटा, ये होता है tan थीटा, और ये होता है कॉट थीटा, और ये होता है बेटा सेक थीटा, और ये होता है कोसेक थीटा। तो हमें tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिख देते हैं लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो हमें 3 भुजा निकालना, पहले 3 भुजाओं का मान निकालना है। तो इसमें लंब कितना दिया है ABC मान लेते हैं, ABC एक मान लीजिए ये लंब हो गया AB की वैल्यू कितना दिया है 1, और BC की वैल्यू जो आधार दिया बेटा वो कितना दिया है 1। तो इसका हम पाइथागोरस प्रमेय से लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान दिया नहीं है, लंब का मान दिया है 1 स्क्वायर प्लस आधार का मान दिया है 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक मिल कितना हो जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा, स्क्वायर है तो रूट में 2 हो जाएगा। अब यही वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर का मान हो जाएगा। अब इस यहाँ से हमें
जो पूछा क्या गया है कि साइन के पावर 4 थीटा प्लस कास के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन थीटा बराबर जानते हैं, साइन थीटा बराबर यहाँ से देख लेते हैं लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ पे लिखते हैं लंब बटे कर्ण के पावर 4 है तो 4 लिख लेते हैं पर कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, मतलब आधार हमारे पास ए दिया है कर्ण दिया है, तो ए बटा क्या लिख देते हैं कर्ण मतलब के, ये हो जाएगा पावर 4। एल की वैल्यू यहाँ से खोजो, एल की वैल्यू हमें मिल जाएगा 1, कर्ण की वैल्यू मिल जाएगा रूट में 2 स्क्वायर है मतलब पावर 4 है तो 4, ए आधार की वैल्यू कितना दिया 1 दिया है तो 1 लिखते हैं, कर्ण की वैल्यू कितना दिया है रूट में 2, यहाँ पे लिख लेते हैं रूट में 2, पावर 4 है तो 4 लिख लेते हैं। अब हम रूट 2 का हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको रूट 2 इंटू रूट 2 गुणे रूट 2 इंटू रूट 2। अब इस रूट 2 में रूट 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, अब इस रूट 2 में इस रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये गुणा बचा है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब एक का करेंगे बेटा एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक कर देंगे तो एक का किसी अनंत तक भी एक एक करके लिखेंगे, मतलब 1000 बार करेंगे एक एक करके तब पर भी आपका एक ही आने वाला आंसर है। तो एक के पावर, तो इसका रूट 2 का 4 बार करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका भी रूट 2 को 4 बार करेंगे तो 4 आएगा। अब इन दोनों का हर बराबर है तो लिख लेते हैं 4, ऊपर का ज्यों का त्यों जुड़ जाएगा, एक एक मिल कितना हो जाएगा 2 बटा के 4 काट देंगे तो 1 बटा 2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर है। तो बेटा इसका आंसर आएगा आपका 11वां का, इस पे देख लेते हैं 1 बटा 2 सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देख बेटा, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब कि a बराबर है, a का मान कब मान मतलब सत्य होगा, इसको हम क्वेश्चन चेक करके देखते हैं बेटा। तो हम इसको हल कर लेते हैं। तो हम जानते हैं बेटा, यहाँ पे लिखते हैं साइन 2a, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। साइन 2a बराबर लिखा है 2 साइन a, इसको इसका फार्मूला होता है साइन 2a का, आप याद रख लीजिएगा। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a। अब यहाँ पे रख देते हैं उसी का फॉर्मूला, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 साइन a कॉस a बराबर हो जाएगा बेटा 2 साइन a। अब हम जानते हैं इधर ये गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो हो जाएगा कॉस a बराबर हो जाएगा 2 साइन a डिवाइड बाई फिर 2 साइन a, ये एक बार में कट जाएगा। अब ये हो जाएगा कॉस a बराबर 1। अब कॉस कितने अंश की वैल्यू 1 होती है, तो हम जानते हैं कॉस 0 अंश की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री लिख देते हैं। अब कॉस से क्या हो जाएगा कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 0 डिग्री, तो a बराबर 0 का मान सत्य हो जाएगा। a बराबर 0, a बराबर 0 पर साइन 2a और 2 साइन a सत्य होगा बेटा, इस तरह से आंसर। तो हम लिख लेते हैं इसका आंसर नंबर ए करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया गया है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो ब्रैकेट्स में 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर हैं, किसके बराबर हैं इसको चेक करके देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, पहले लिखते हैं दिया क्या है, दिया है ये 4 tan थीटा बराबर 3 और चेक क्या करना हमें, तो चेक हमें करना है सेमी कॉलन ले लेते हैं 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब ये किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन मार्क कहा गया है। तो लिखते हैं गुणा इधर है क्या हो जाएगा भाग में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटा के 4। अभी हमने बताया था लाल बटे का tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हम लिख लेते हैं इसको, आपको बना के दिखा देते हैं ए बी सी। तो इसमें लंब ए सी है और आधार क्या है बी सी है, तो लंब की जगह 3 आधार की जगह 4 लिख लेते हैं। इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं, पाइथागोरस
प्रमेय से। तो क्या हो जाएगा, ये क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कुछ नहीं है, लंब हमें मालूम है 3 है, 3 लिख लेते हैं स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें मालूम है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 9 25, ये रूट में आ जाएगा बेटा 25 और के बराबर आपका आ जाएगा 5, मतलब कर्ण की वैल्यू आपको आ जाएगा 5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये इस वाले पे 4 साइन थीटा का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लिख लेते हैं लंब की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 3 बटा कर्ण की वैल्यू 5 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा आधार की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और कर्ण की वैल्यू 5 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ 4 इसकी वैल्यू 3 बटा के 5 वही साइन थीटा ऊपर वाला है, बस सिंबल चेंज है, बाकी सब वही चीज लिख लेना है। 4 3 कितना हो जाएगा 12, ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे नीचे तो नीचे, माइनस 4 बटा के 5, इधर भी 4 3 12 बटा के 5 प्लस 12 4 बटा क्या हो जाएगा 5। अब इन दोनों का हर बराबर है तो हर एक बार लिखा जाता है, ऊपर जो का त्यों लिख दिया जाता है, 12 मैंने 4 हो जाएगा, इधर 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, नीचे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा बेटा 8 और यहाँ 12 में से 4 12 4 कितना हो जाएगा 16, तो 8 इक्का 8 8 गुना के 16, तो ये जो वैल्यू आएगा बेटा 1/2 आएगा इसका आंसर। तो 13वां का आपका 1/2 ऑप्शन सही है। ये नंबरिंग गलत कर दिया बेटा इसमें, हाँ 13 लिख दीजिएगा। 14वां प्रश्न देखिए, इसमें लिखा गया है सेक ए प्लस tan ए, एक ब्रैकेट्स में दूसरे ब्रैकेट में लिया गया है 1 माइनस साइन ए का मान होगा, इसको चेक करके बताते हैं। 14वां प्रश्न किस तरह से हल किया जाएगा, इसमें लिखते हैं पहले दिया है क्या दिया है सेक ए प्लस tan ए और इसको लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए। अब इसको चेक करते हैं, सेक ए को हम लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं सेक ए किसका रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम होता है 1 बटे कॉस का, और tan का साइन कॉस के पद में क्या होता है साइन ए बटे क्या हो जाता है कॉस ए। तो यही मान हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सेक ए बराबर लिख लेते हैं 1 बटा कॉस ए प्लस इसको लिख लेते हैं साइन ए बटा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब इन दोनों के बीच दो ब्रैकेट्स के बीच में अगर कोनो सिंबल नहीं होता बच्चा तो वो गुणा का निशान होता है, समझिए कि वो उसके बीच में क्या है गुणा है। तो पहले इसको समझो, ये दोनों हर बराबर है तो एक बार लिखा जाएगा कॉस ए, ये ऊपर का जो करते हैं वैसे जुड़ जाएगा साइन हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए। अब ये क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, फार्मूला आप लोग को बता देते हैं ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम क्या कर लेते हैं, ये इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, तो हम क्या कर लेते हैं ए का स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइड बाई क्या है बेटा कॉस ए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। अब ये बटा के हो जाएगा कॉस ए। अब हम क्या जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। अब हमें कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो ये प्लस इधर क्या हो जाएगा -1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर ए की जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस ए। अब कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस ए, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें का आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 14वां का। 15वां का आपको याद रहना चाहिए कि यदि त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण थीटा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, तो बेटा इसमें एक गोले और एक बेलन का संयोजन होता है, इसमें आपको याद रखना है, तैयार करना है। 17वां इसमें लिखा गया है कि 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य निकालना है। 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का माध्य कैसे निकालेंगे बेटा, इसको हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17वां, इसमें एक से पहले लिख लेते हैं दिया है 1 से
10 तक की विषम संख्या का समांतर माध्य निकालना है। माध्य तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इन दोनों का सबका समांतर माध्य। हम फार्मूला पढ़ते हैं x बार बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जितना पद रहेगा उसका पहले हम जोड़ देंगे, तो मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 लिख देते हैं। तो 3 1 4 4 5 9 9 7 16 9 25 हो जाएगा, 25 बटा के 5 हो जाएगा, काट देंगे तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 5। 17वां का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, 13 आंकड़ा दिया गया बेटा, 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका होगी। माध्यिका, अब माध्यिका हम लोग 8 में पढ़े थे, माध्यिका किस तरह से निकाला जाता है। अगर सम का माध्यिका होता है तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला, विषम होता है तो विषम के लिए कौन सा फॉर्मूला आता है, इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, इस तरह से दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 लगा के दिखाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 18वां का क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे, दिया है तो दिया क्या बेटा, 13, 15, 16, 17, 19, 20। अब अंक गिन लेते हैं पहले, ये सम है कि विषम। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास n बराबर जो आया बेटा वो 6 है, और 6 क्या है, सम संख्या। तो सम के लिए फार्मूला होता है, सम संख्या का माध्यिका बेटा क्या निकलता है, हम लोग पढ़े हैं माध्यिका, हम पढ़े हैं n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 वें पद का मान डिवाइड बाई 2 होता है बेटा। इस फार्मूले का आप याद रखेंगे, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो n की वैल्यू हम लिखते हैं, जहां जहां n है वहां पे हम लिखते हैं 6। तो ये हो जाएगा n/2 में मतलब 6/2 वें पद का मान प्लस n की जगह क्या रखेंगे, 6/2 प्लस वें पद का मान। अब बट्टे क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 6/2 का आधा कर देंगे तो 3 वें पद का मान प्लस इसका आधे करेंगे, 3 कितना हो जाएगा, 4 वें पद का मान डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2। तो 3वें पद यहाँ पे देखो, 1 2 3, 3वें पद का मान 16 है और 14वें पद का मान 17 है, मतलब चौथे पद का मान 17 है बटा 2। तो 7 6 13, 3 हासिल लगा, 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 बटा के 2, ये 33/2। इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा बेटा। 19वां देखो, 19वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी। तो माध्यिका किस प्रकार से होगा बेटा, हमारा राइटिंग तो सही नहीं बैठ रहा है, आप लोग बोर्ड परीक्षा में प्लीज 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 आप लोग राइटिंग बैठा कर ही लिखिएगा, ध्यान दीजिए, इस चीज को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम इस क्वेश्चन 19वां पढ़ते हैं, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 तब माध्यिका ही निकालना। तो माध्यिका के लिए आप छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। 19वां प्रश्न हमारे पास है कि 3 माध्यिका, पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट्स कर लीजिएगा। 3 माध्यिका बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। इस प्रश्न मतलब ये फॉर्मूला आपको याद करना, अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है। तो दिया है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया क्या क्या है बच्चा, हमारे पास माध्य दिया है, माध्य 27 और बहुलक 45। हम फार्मूला रखते हैं, 3 माध्यिका बराबर बहुलक की वैल्यू कितना है 45, 2 प्लस माध्य की वैल्यू है आपका 27।
तो 45 प्लस 27 गुना कितना हो जाएगा 54, इन दोनों को जोड़ेंगे 45 54 तो 99 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 माध्यिका, और 3 से काट देंगे तो एक क्योंकि गुणा है इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो माध्यिका हमारे पास आ जाएगा 33। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी इसे करेक्ट है। अब यहाँ पर लिखा गया 20वां प्रश्न, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता है। तो एक विषम संख्या मतलब 2 तो सम संख्या है, तो एक 3 से छोटी क्या है 2 है और 1 है, तो 2 तो सम संख्या है, तो 1 आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1/6 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एक क्या है विषम संख्या है, प्राकृतिक संख्या भी है, तो एक पूर्ण संख्या भी है, तो एक विषम भी है और साथ में, तो इसलिए इसको एक बार अगर सिक्का को उछालेंगे तो उसकी छोटी एक से कम मतलब 3 से कम विषम संख्या क्या हो सकती है, एक ही, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/6। तो आप लोग प्लीज अपने 5 दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।